अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त देखने को आ रही हैं। एक जानब आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। 27 जुलाई वहाँ पे पोलिंग डेट वहाँ पे मुकर्रर की गई है और पीटीआई ने उन इंतखाबात का अभी बाइकाट कर दिया है। उसके साथ साथ इस वक्त वफाक और सूबों के अंदर बहुत सारे स्कैंडल भी सुनने में आ रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने इसका आगाज़ किया। उन्होंने करप्शन के स्कैंडल्स की एक शुनीद दी मीडिया में बैठ के। उसके बाद रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिलती है। और अभी हमने देखा गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर जो वाक़या पेश आया, 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ एक ज़्यादती का और उनके साथ कुछ पैसों के लेन देन का भी मामला देखने में मिला। उसने भी एक स्कैंडल की सूरत अख्तियार कर रखी है। इसके साथ साथ हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात जन्म दे रहे हैं। क्या वजह है कि अचानक बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू हो चुकी हैं कि इस वक्त लगता यही है कि हुकूमतों के ऊपर एक दबाव बढ़ रहा है। क्या ये किस हद तक ये दबाव जो है वो जायज़ है और ये किस करवट बैठेगा, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक इस्लामाबाद के अंदर एक जेलों की इस्लाहात के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की। क्या जेलों की इस्लाहात वाकई हो पाएंगी और उसमें क्या आम कैदियों के लिए भी उनका फ़ायदा होगा या सिर्फ ये जो ताकतवर लोग जेलों के अंदर जाते हैं सिर्फ उनकी फ़लाह मद्देनज़र रखी जाएगी। इस पर भी हम बात करते हैं। इसके साथ साथ जो अदालती जुडिशल इस्लाहात हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, उनकी भी बात शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने इसके ऊपर बात की है कि जस्टिस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाना है। ये भी काबिल गौर है। इसको इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब हैं, सीनियर सियासी रहनुमा हैं और साबका इनका पीटीआई से तलक था, लेकिन अब इन्होंने एक इनिशिएटिव ले रखा है, एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सके, उसके लिए मुतहर्रिक हैं। इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से अली खान यूसुफजई हैं हमारे साथ, पहले भी हमारे साथ बहुत सारे शो कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं। नुसरत वाहिद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची से हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, ये अचानक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ऐसे लगता है कि जैसे इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ या इन हुकूमतों की जो कारकर्दगी है उसको लेके चीज़ें बड़ी तेज़ी से बाहर आना शुरू हो गई हैं। वफाक के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, पंजाब के ऊपर भी उठ रही हैं। ये क्या है सब कुछ? क्या किसी तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं या इनकी जो गवर्नेंस या परफॉर्मेंस उसके पहले शायद चीज़ें एक्सपोज नहीं होती थी, अब एक्सपोज होना शुरू हो चुकी हैं? माने रहीम, देखिए, एक तो जैसे आपने कहा बिल्कुल अभी ये बड़ी मतलब इन चीज़ों में बड़ी तेज़ी आ गई है जो कि पीएमएल-एन के हुकूमत के कहें आप, मैं कहूँगा अगेंस्ट में। जी। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा, जब मैं पीएमएल-एन की बात करता हूँ, मैं वफाक की बात नहीं कर रहा हूँ। सूबे में तो मेरे ख्याल से इनसे बेहतर तो कोई काम नहीं कर रहा, कंपेयर जब मैं करता हूँ सिंध से और केपीके और बलूचिस्तान से। सूबे में इसमें कोई डाउट नहीं है, पीएमएल-एन बहुत अच्छा गए। मगर वफाक में देखें, इकनॉमी जो है ना, इनसे जो गवर्नमेंट से मैं कहूँगा संभल नहीं रहा है। और देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ये जो चीजें हैं बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। 5 साल हो चुके हैं हुकूमत को, आप इसको कहेंगे 3 साल, मगर अगर आप पूरा टेन्योर ले लें, 5 बजट पीएमएलएन दे चुकी है। और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से पहली बार हुआ कि 5 बजट, वरना 6 बजट तो किसी ने भी नहीं दिया, 5 बजट भी मुश्किल दिए गए हैं। तो इनके 5 बजट भी उसी हिसाब से पूरे हो गए। और माहौल अब ऐसे हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि देखिए, नेशनल गवर्नमेंट की बातें चल रही हैं, उसकी वजह ये कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जब तक ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। उसकी वजह कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड होना चाहिए। आप देखें ना, आज फारूक सत्तार साहब कह रहे थे कि अगर हमारा गवर्नर नहीं हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया है, मैंने कहा देखें जी, काफी अरसे से हम यही जो है, माजरत के साथ मैं भी कराची से हूँ, हम ये स्टेटमेंट सुन रहे हैं कराची वाले, मगर कोई अमल नहीं हो रहा है। अगर आप जो है 3 दिन का अल्टीमेटम दे दें और उसके बाद आप इस्तीफे देना शुरू तो करें। देखिए, आप हुकूमत में भी रहना चाहते हैं
इस्तीफे भी नहीं देना चाहते। जैसे देखें पीटीआई एक तरफ कह रही है कि देखिए हम कश्मीर में नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहां पे हालात सही नहीं है। तो देखिए आप जो है अगर कश्मीर में नहीं लड़ रहे तो कश्मीर में मेरे ख्याल से इस वक्त आपको वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही जो मुझे नजर आ रहा है। मे बी आई बी रॉन्ग कि आपके वहां पे मेजोरिटी नजर नहीं आ रही है आपको, या आपको वो कैंडिडेट इतने मजबूत नजर नहीं आ रहे जैसे आपको। तो आप कह रहे हैं हमें वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करना है। देखिए आइदर आप पार्टिसिपेट करें, और जब पार्टिसिपेट करें तो फिर जो है ना उस चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। अगर हम ये कहते हैं कि देखें जब तक पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे नहीं होंगी तो आप कोई भी इलेक्शन करा दें, हारने वाला वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। और देखिए जहां तक आप धांधली की बात करते हैं या मिसमैनेजमेंट में अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये हमेशा से इलेक्शन में 2013 में भी मिसमैनेजमेंट था, 2018 में भी मिसमैनेजमेंट था, और 2024 में भी मिसमैनेजमेंट था। इससे तो किसी को इनकार नहीं होगा। और जब हुकूमत से जब भी जो पार्टी उतरती है तो वो एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा बुरा भला कहती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीटीआई हो। लेकिन जब तक पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते हुए उनके मुंह नहीं थकते थे। आज एस्टेब्लिशमेंट से बुरा कोई भी नहीं है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से चेंज करनी चाहिए, और जो है पॉलिटिकल पार्टीज में मेच्योरिटी आके उन चीजों के तरफ आए कि देखिए जहां हम आवाम के रिलीफ की बात करें। आज मेरे ख्याल से 75 साल के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, गटर ढकने, पानी, बिजली, रोड। देखिए दुनिया कहां से कहां चले गई है, बिल्कुल और हम ठीक है। जो है आवाम को इन्हीं चीजों में लगाए हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा कोलैप्स है सिंध में, तो ओपन बात कर रहा हूं, सिंध में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। देखें एक और वो मैं यही कहूंगा, क्यों मैंने अभी पीएमएलएन का कहा, केपीके में और सिंध में कोई फर्क नहीं है। जो हुकूमत केपीके में यहाँ पे, उसकी वजह ये न केपीके में कोई ऐसा मॉडल शहर एक बना सके जो वो कह देगा जी ये मॉडल शहर है, हमने जो पीटीआई ने बनाया 14 साल में। उसी हिसाब से पीपल्स पार्टी कोई एक मॉडल गांव नहीं बना सकी सिंध में जो वो कहेंगे जी हमने चले लाड़काना को एक मॉडल शहर बना दिया। ये हमारी बदकिस्मती है। ठीक हो गया, मैं तो ये कहूँ। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब, मेरा सवाल महमूद मौलवी साहब से यह था कि अचानक वफाकी और पंजाब हुकूमत, उसके ऊपर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। वो कहीं कोई करप्शन की बातें हो रही हैं, कहीं कोई ऐसे स्कैंडल आ रहे हैं, जिस तरह ये 2 खवातीन वाला एक स्कैंडल आ गया, और उसके साथ साथ गवर्नेंस परफॉर्मेंस उसके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। ये क्या इशारे हैं, किस तरफ जा रही है सियासी सूरत हाल? गवर्नेंस पे सवाल तो उठते हैं हमेशा, कोई भी हुकूमत हो, और अगर उसे जमहूरी तरीके से सवालात उठाए जाएं असेंबली के अंदर और मसाइल को उजागर भी किया जाए, हल भी बताया जाए और कोशिश भी की जाए, इसमें तो कोई मजायका नहीं है। महमूद मौलवी साहब सीनियर आदमी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रहता, एक गिरोह रहता है, वो हर वक्त उसका काम ये है कि तमाम सियासी जमातों को लताड़ना और किसी ऐसे निज़ाम की तरफ कोशिश करना या ख्वाहिश रखना कि कोई उन्हें आशीर्वाद मिल जाए और उन्हें भी कोई सियासी हैसियत मिल जाए। ये एक अलग बात है। मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को कोई कहता नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का रोल इन्होंने हम पे कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा हुकूमत से निकलने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहा। अच्छा, वो एस्टेब्लिशमेंट जिसका आईएसआई चीफ कहे कि मैंने आईजीआई बनाया, मैंने पैसे तकसीम किए, मैंने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को अक्सरियत में आने से रोका, और जो हुकूमत तोड़े, क्या उन्हें अच्छा कहना चाहिए? किसी जमहूरी तरीकाकार में क्या उसे अच्छा कहना चाहिए? और फिर हमें बता दें कि कभी हम कोई आईएसआई की हमायत से हमने कोई लोग तोड़े हो। जब महमूद मौलवी साहब की साबिक जमात जो पीटीआई है, वो हमारी जो जमात तोड़ के बनाई गई, लेकिन हमने जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद की है। हमने मुल्क के खिलाफ बात नहीं की, रियासत के खिलाफ बात नहीं की, इवन इदारों के खिलाफ बात नहीं की। हाँ, इदारों के रोल के ऊपर हम कहते हैं कि जो उनका आईनी दायरा इख्तियार है उसके अंदर रह के काम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के ऊपर तनकीद पीपल्स पार्टी भी कर रही है, करनी चाहिए भी। जिन इशूज पे पार्लियामेंट में हम समझते हैं हमें हिमायत करनी है, हम करते हैं।
जिस पे हम समझते हैं जैसे कि एनएफसी है, 18th अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, अवाम को महंगाई की चक्की है, उसमें हम आवाज भी उठाते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर भी आवाज उठाते हैं। तो जहां पे जरूरत है आवाज उठाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सीओडी के बाद अब ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना, वो शेख रशीद और शेख रशीदों जैसे जो हैं लोग जो समझते हैं कि कोई आ जाएगा और उन पे हाथ रखेगा, तो मैं समझता हूं कि ये अब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सियासी जमातें अगर अच्छा, बुरी हैं तो बैरिस्टर साहब, गुज़श्ता दिनों बहुत सारा ववेला था हाइब्रिड निज़ाम का, और ख्वाजा आसफ साहब ने सबसे पहले हाइब्रिड निज़ाम की बात की कि हम हाइब्रिड निज़ाम में इसको चला रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी इस हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा नहीं है? क्या 26वीं 27वीं आइनी तरमीम में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी? क्या पाकिस्तान की तमाम आइनी सीटें पीपल्स पार्टी के पास नहीं है? तो सब मुझे बताएं कि हाइब्रिड निजाम पाकिस्तान के अंदर कब नहीं था? लफ्ज हाइब्रिड अब आ गया है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तरक्की के साथ साथ। पहले पसे पर्दा भी यही काम था। हमें वो खुशकिस्मती है, मुझे नहीं पता या बदकिस्मती है, हमें वो रियासत है जिन्हें गैरिजन स्टेट भी कहा गया, और जिन्हें जब डीप स्टेट नहीं, इसमें मैं आपने अगर मैं पूरी कर लूं, हाँ जी, मैं एक बात पूरी कर लूं, आपका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ चौधरी साहब। तो ये जो डीप स्टेट का तस्वुर आया, वो भी हमारी तरफ उंगली उठी। देखिए, प्रॉब्लम तो है हमारे निजाम, ये हाइब्रिड निजाम ही है, और ये हाइब्रिड निजाम का बानी पाकिस्तान के अंदर अब इमरान खान है, जिसने कहा आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, जिसने कहा कि मेरे फोन टैप होने चाहिए, बिल्कुल ये बड़ी जरूरत है, जिसने कहा कि फैज हमीद, और जो आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए लोगों का जुलूस लेके जीएचक्यू तक पहुंच। अच्छा, मेरा इसी में से निकलना चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं अली साहब की तरफ, लेकिन जाते जाते आपसे एक चीज़ और, कि क्या इस वक्त आप कह रहे हैं कि सर पे हाथ होता है, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है इस हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर? बिल्कुल है, मैंने तो कहा कब नहीं है, लेकिन हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम कितने को साझेदार हैं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कर लेता हूं, सदर पाकिस्तान किधर है और कहां पे मामला हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो अब आप खुद पता कर ले, कौन चला रहा है। हम इसमें कहां पे साझेदार? अली यूसुफजई साहब तो जमहूरियत में साझेदार बनना चाहते हैं। अली यूसुफजई साहब, ये इस वक्त बात हो रही है हुकूमत की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस और हुकूमत पे उठने वाली उंगलियों की। अच्छा, इसमें बैरिस्टर साहब ने एक नया पॉइंट रेज़ किया है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आइनी सीटें ज़रूर पीपल्स पार्टी के पास हैं और हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा भी है पीपल्स पार्टी। आपका क्या ख्याल है कि किस हद तक पीपल्स पार्टी इस निज़ाम में शामिल है, किस हद तक नहीं है? शुक्रिया। एक तो ये है कि हम तमाम मामलात में इकट्ठे हैं, और हमारा जो है, जैसे बैरिस्टर साहब ने बताया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद बहुत सी चीज़ों पे इत्तेफाक है, और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग उनका वैसे भी एक इल्हाक है, इत्तेहाद है, और ये जो पीडीएम फर्स्ट हुकूमत थी वो भी इकट्ठे थी, और ये भी हुकूमत जो है हर चीज़ जो है मुशावरत के साथ होती है, और इसमें ये हिस्सेदार है। अच्छा, जहाँ तक आप की पहली बात थी कि जी बहुत से बातें हो रही है, एक तो ये है कि जो 16 माह की हुकूमत और ये अभी जो 2.5 साल हो गए, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह न वफाक में और न पंजाब में कोई स्कैंडल आया, और न ऐसी कोई बात है। एक जो ये तारीख में पहली मर्तबा है कि सेम पेज पे है और सेम लाइन पे है, और शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आजम होगा इंशाल्लाह, जो 5 साल पूरे करेंगे। वो आप देखें कि इकोनॉमी जो है सख्त हालात के बावजूद, आप देखें कि रास्ते बंद थे, उसके बावजूद जो है आपके जो ज़र-मुबादला के ज़खायर है वो 22 अरब डॉलर तक पहुंच गए, और आपको जो है आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, आपके जो है बहुत मामलात बेहतर है, सरमायाकारी इंशाल्लाह आएगी। और पिछले साल हमें अल्लाह ताला ने फतेह मुबीन दी थी, इस साल जो है सफारती महाज पे जो है ये जोड़ी की वजह से ये हुआ है, और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से काम होगा। ये जो ईरान इसराइल और अमेरिकन जंग की वजह से कुछ मसाइल हुए जिससे हमारे एक्सपोर्ट में कमी हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, आपकी जो है इकोनॉमी बेहतर है, आपके जो है जो अफरात ज़र है वो सिंगल डिजिट में है, आपका जो शरह सूद है उसमें कमी आ रही है, तो मुल्क में बेहतरी है। आप देखें, आप
पंजाब में देखें बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है हर हवाले से। आप अमन अमान के हवाले से देखें, तजावजात के हवाले से देखें, गुड गवर्नेंस के हवाले से देखें, एजुकेशन है, हर शोबे में काम हो रहा है और वहां पे सरमायाकारी भी आ रही है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि जी कोई लोग ये कहे कि जी कोई गलती हुई, कोई कमजोरी है या कोई और। वो तो एक था कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक खतरा था कि जी ये पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है इसका रास्ता किस तरह रोका जाएगा, और ये जो है ये तो एक पूरे जो है ताकतवर बन जाएंगे। तो उसके लिए तीसरी कुव्वत का उसमें जो है हमारे मीडिया के दोस्तों का भी बहुत बड़ा किरदार था, हमारे जो इंटरनेशनल वो है स्टेक होल्डर है उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार था, फॉरेन फंडिंग भी उसके लिए, और उसके लिए जो है पूरे जो आपके चैनल्स है उसमें जो 72 प्रोग्राम होते थे उसमें 71 प्रोग्राम उसके हक में होते थे, और उसमें यही होता था कि जी ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब चोर है, ये डाकू है, और ये जो है सादिक अमीन है। उसके लिए वो जो आपके अच्छा, मैं आपकी अगर ये बात मान भी लो कि 72 में से 70 होते थे, तो आज 72 में से 72 ही इस वक्त इस गवर्नमेंट के हक में हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे, आप देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे हक में कोई ऐसा वो नहीं है जो हमारे हक में बोल रहे हैं, ऐसा वो है ही नहीं। लेकिन चले तो नुसरत वाहिद साहबा को भी इसमें शामिल करते हैं। नुसरत वाहिद साहबा, एक तो अभी आपने गुफ्तगू सुन ली कि इस निज़ाम या अब जो इस वक्त पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है इसका ज़िम्मेदार पीटीआई को ठहराया जाता है, हाइब्रिड निज़ाम की ज़िम्मेदारी भी पीटीआई पे डाली गई है, किस हद तक ये दुरुस्त है? अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो हुकूमतों के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, करप्शन, ये जो उंगलियां उठ रही हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, हाइब्रिड निज़ाम की जहाँ तक बात है, ये कब नहीं था? मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब किसकी गोद में बैठ के आगे आए? किसकी सपोर्ट से वो यहाँ तक पहुंचे? क्या नहीं था? उससे पहले ज़ियाउल हक था, उसने किया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो अयूब खान के डैडी थे, और इस तरह चलती रही चीज़ें, आगे बढ़ते रहे। अगर इमरान खान साहब ने कह दिया एक दफ़ा कि हम एक पेज पे हैं, आर्मी और हुकूमत, तो इसमें कौन सी ऐसी गलत बात थी? ये कहीं अच्छा नहीं था कि आप एक पेज पे हों और पॉजिटिव काम कर रहे हो, बनस्बत इसके कि आप किसी और पीछे पीछे काट रहे हो। नहीं, और आज आगे से शहबाज शरीफ साहब भी अब यही कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, हमारे बहुत अच्छा इस वक्त वर्किंग शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता। जाहिर है, जिस तरह कि वो इंसान है, वो दूसरा इंसान इस तरह का मिलना इम्पॉसिबल है। कोई बहुत बड़े बड़े लोग आए जो बहुत सपोर्टिव थे और बहुत सपोर्ट करते थे और बहुत तारीफें करते थे, सब कुछ। वो नवाज शरीफ का मुकाबला कोई, शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे वो ठीक कह रहे हैं कि वो दोनों एक जैसे हैं, सब कुछ हैं। लेकिन हमारी हुकूमत के साथ हुआ ये कि वो सिर्फ 16 महीने के बाद बाजवा साहब ने खुरपी ली और हमारी हुकूमत की जड़ें खोदना शुरू हो गए। आपको पता होगा कि हामिद मीर और जहरा और पता नहीं और कितने सारे जर्नलिस्ट हैं, उनके सामने बैठ के उन्होंने कहा कि ये नहीं चल सकेगा, हम इसको खत्म कर देंगे। और साद रफीक को उन्होंने कहा कि हम आपको लेके आएंगे। फिर हुआ ये कि कोरोना आ गया। वो कहते हैं ना, मारने से बचाने वाला बड़ा होता है। तो वो जो उन्होंने कोरोना डेज में जो इमरान खान साहब ने परफॉर्म किया और जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफें की, और किस तरह हम लोगों ने आबाद बचाई, किस तरह लोगों को रोजगार दिया, या बहुत सारी और चीजें ऐसी जो कि उन दिनों अच्छा, में बहुत ज्यादा। नुसरत साहब, करंट टॉपिक की तरफ आते हैं। एक ताज़ा तरीन ये है कि कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं 27 जुलाई को। अच्छा, पहले पीटीआई कह रही थी कि हम इंतखाब में हिस्सा लेंगे, फिर अचानक फैसला किया जाता है कि उसका बाइकाट किया जाएगा। क्या वजह है, क्यों बाइकाट कर रही है पीटीआई वहां से? देखिए, नंबर एक तो ये कि हमारा लीडर चूंकि है नहीं बाहर, कोई फैसला और उनसे मिलने में नहीं दिया जाता। बाहर होना तो अलग बात है, उनसे मिलने में नहीं दिया जाता। तो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप देखें, उन्होंने मेरे ख्याल में 2008 में उन्होंने बाइकआउट किया था इलेक्शन का। और वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने बाइकआउट किया इलेक्शन का, और करना चाहिए। इसी तरह बेनजीर साहिबा की एक इंटरव्यू है जिसपे उन्होंने कहा था कि अगर एक इंसान भी होगा ना पीटीआई का किसी इलाके, पीपल्स पार्टी का किसी इलाके में, तो मैं वहां से इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करूंगी। तो इलेक्शन से बाइकआउट करना, जाहिर है जो लोग बाहर हैं उनकी सारी बात सुनी जाएगी और की जाएगी, क्योंकि लीडर तो हमारा अंदर है। तो
कॉल उनके वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया है, और जिसका अभी मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि खान साहब जब बाहर निकलेंगे या उनसे बातचीत होगी या मुलाकातें होंगी तो वो क्या रिस्पॉन्ड देंगे, क्योंकि वो खास तौर पे कह चुके थे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी अगर मैं किसी भी इलेक्शन को बाइकआउट करूंगा। तो तो फिर उसके बावजूद तो ये तो जाहिर है सारे नए हैं यहाँ पे, सारे वकला हैं जिन वकीलों को लेके आए थे खान साहब सिर्फ इसलिए कि दे नो द लॉ। असेंबली में और होता क्या है, लॉ के ऊपर ही होती है ना, लॉ मेकिंग हो रही होती है ये सब। तो लेकिन यहाँ पे पता चला कि सियासतदान होना अलग चीज है और वकील होना अलग चीज है। उनको, इन लोगों को मोस्ट प्रोबेबली पता ही नहीं है कि हैंडल किस तरह करना है सिचुएशन को। वो या तो ये अपने ओहदों से बहुत ज्यादा अटैच हैं, या ये डरते हैं, या जो भी कोई रीजन होगा वो उनको पता होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर खान साहब होते तो वो कभी भी इस इलेक्शन को डिनाई ना अच्छा, करते। पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इन्हीं खदशात का इजहार करती है जो आपने अभी बात की। उन्होंने कहा जी कि उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, उनके अपने ही लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं बजाय कि उनकी मुखालफ जमात करे। वही आपने अभी तनकीद की, तो इस वजह से शायद लीडरशिप खौफजदा है आप लोगों से। महमूद मौलवी साहब, आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। आपने बाकी जमातों के लोग बिल्कुल एक लफ्ज नहीं अपने लीडरशिप के खिलाफ जी बोल रहे होते या कुछ कह रहे होते हैं। अच्छी बात है सबसे पहले पीछे पड़ती है अपनी लीडर नुसरत साहबा, अच्छी बात है, एक पार्टी के अंदर डायलॉग होना चाहिए उसमें। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। आपने फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने, आपने जो एक डिबेट शुरू करने के लिए, डायलॉग शुरू करने के लिए आपने मुख्तलिफ जो है सियासी रहनुमाओं उनको इकट्ठा किया, लाहौर के अंदर भी एक सेशन किया। किस हद तक आपको कामयाबी उसके अंदर नज़र आ रही है, और पाकिस्तान की ओवरऑल इस वक्त जो सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, क्या अगर डायलॉग नहीं होता तो ये इस तरह आगे बढ़ सकती है? कि तो कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। आप मुझे बताएं ना कि मैं पीटीआई के लिए जो हम कहते हैं, मेरे कोई जो उनसे हम यही कहते हैं कि देखिए आपने 3 साल मुज़ाहमत करके देख ली और कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, तो अब आके जो है मुज़ाहमत को छोड़ के मुफाहमत की तरफ आए। देखिए बड़े बड़े वॉर्स भी जो है ना वो टेबल पे बैठ के हल हुए हैं, और जो है बैठ के मुफाहमत से चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। हम यही कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम तो हम ये चाहते हैं कि देखिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमें आप छोड़ दें, हमको ना ले, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ जाए। देखिए ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए कहते हैं या किसी भी चीज के लिए, खुदारा आप लोग एक पेज पे तो पॉलिटिकल पार्टीज आए, कुछ चीजों पे तो आप एग्री करें। मैं ये कहूंगा कि देखें जैसे मिसा के जमहूरियत किया, मिसा के मईशत कर दें 10 साल के लिए, फिर आपके पास जो स्टेबिलिटी आएगी, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। देखिए कोई आदमी जो है कांस्टेंट जब तक पॉलिसी नहीं होगी तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अच्छा, कौन कौन सी सियासी पार्टियों से आपके राब्ते हुए हैं? हुकूमत की पार्टियां और अपोजिशन की जानब से जो अपना महमूद अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब को पीटीआई ने नॉमिनेट कर चुका है, दूसरा पीपल्स पार्टी और नून लीग भी है। क्या राब्ते हुए हैं कोई आपके? देखिए हमारे नून लीग से राब्ते हुए हैं और पीटीआई के कई लोगों से राब्ते हुए जो कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं। और पीपल्स पार्टी के भी निचले सतह में मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है ना, और बहुत सी चीजों पे बात हुई थी। देखिए जो पीटीआई के भी लोग हैं, देखिए जैसे अभी मेरी बहन ने कहा ना कि ये जो इस वक्त बुकला हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि देखिए पॉलिटिक्स जो इसको है क्या, ये वो मैच्योर पॉलिटिशियंस है नहीं, ये बहुत अच्छे वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वकील होना अलग बात है और जो है पॉलिटिकल जो है लीडर होना या चीजें, वो बड़ा फर्क है। आप ये देखें ना, बदकिस्मती ये है कि ये जो मॉडल इस वक्त लगा हुआ है, ये तो वो मैं कहूंगा बुजदार मॉडल लगा दिया है पार्टी के ऊपर। आप मुझे बताएं ना कौन है इनमें, बिल्कुल नए हैं। देखिए और जो ऑपोजिशन लीडर, और जिनको आप कह रहे हैं ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में लगाया गया और अपोजिशन लीडर सेनेट में लगाया गया, इनका तो पीटीआई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। क्या पीटीआई में लोग खत्म हो गए? क्या पीटीआई में कोई है ही नहीं कि ऑपोजिशन लीडर भी वहां पे दिया जाए? और जो है बाकी नेगोशिएशन के लिए जो चेयरमैन है वो भी मेरे ख्याल से वकला, जनरल सेक्रेटरी भी वकला, बाकी चीजें आप जो है
अगर ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो फिर स्टैब्लिशमेंट को या दूसरी पार्टीज को इल्जाम देना ये मैं कहूंगा मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक हो क्योंकि गया, पहले अपने सिमत को सही कर लें, उसके बाद आप इल्जाम तराशी करें। ठीक हो गया। बैरिस्टर आमिर साहब, अभी अली साहब ने बात की कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो बेहतर हुआ है, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब रवा दवा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा स्टैटिक्स को देखें तो इस वक्त सिर्फ तजारती खसारा ही 63.76% तकरीबन बढ़ चुका है। अब ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपका ट्रेड बिल है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डेफिसिट देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्या आप इसको समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतरी की जानिब जा रही है? नहीं जी, वो सिर्फ मैनेज हुई है, बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रही है। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी और आपकी और एक्सपोर्ट्स के साथ साथ आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपकी ज़राअत है, और जब तक आप ज़राअत के अंदर बेहतरियां नहीं लेके आएंगे तो ये बस ठीक है, मैनेज हो रही है। हम सिर्फ इतना ही जो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर साहब लेते हैं, ठीक लेते हैं कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, इससे आगे अभी तक कोई बेहतरी नहीं है। जिस तरह हम नारे सुनते थे पीटीआई की गवर्नमेंट में कि हमने मईशत को बड़ा बेहतर कर दिया, और फिर इन्होंने आखिरी सालों में रोना रोया कोरोना का। अब इसी तरह हमारे पीएमएलएन के दोस्त बात तो कर रहे हैं कि हमने बहुत बेहतर कर दी है इकोनॉमी, लेकिन अब ये जंग की बात करने लग गए हैं ताकि एक कहीं से राह फरार हासिल की जाए। तो इकोनॉमी तो बेहतर नहीं। दूसरा, मैं चौधरी साहब जो ज्यादा बात समझता हूँ कि ये जो फिगर्स हैं इन्हें मैनूवर करना, ये तो हमारी इकोनॉमी का खासा रहा है 75 सालों में। मैं तो उस वक्त समझता हूँ कि बेहतरी होगी कि जब आम आदमी के हालात बेहतर होंगे, आम आदमी के कुव्वत खरीद बढ़ेगी, आम आदमी की इनकम बढ़ेगी, और यही पीपल्स पार्टी इसी की तरफ तवज्जो देती है। देखिए, हमें सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एक यहाँ पे सीरियस डिबेट हो रही है और आप इसे कंडक्ट कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो मैं ये चाहूंगा कि सिर्फ एक है बातें करना, क्या ये हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, आइए जमहूरियत के लिए इकट्ठे बैठ गए, आइए, नहीं, हम ये कर चुके हैं। ये हमने 1977 से शुरू किया है, एमआरडी बना के, फिर एआरडी बना के, फिर हमने सीओडी करके कि जमहूरियत के लिए इकट्ठे बैठे। मौलवी साहब ने कहा कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। मौलवी साहब, हम कर चुके हैं, हमने पीएमएलएन को गवर्नमेंट दी है, आप इकोनॉमी को चलाएं, बेहतर करें, हम मसाइल पैदा नहीं करेंगे, हमें इख्तलाफ भी होगा, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रखेंगे ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, हम इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। यही हम कर रहे हैं। बिल्कुल सुनने के बावजूद कि आपने कंधा दिया हुआ है, ताने सुनने के बावजूद कि आप हुकूमत का हिस्सा है, ताने सुनने के बावजूद। तो ये जो आखिरी में बात करूंगा जो कि जरूरी है, कि किसी एनजीओ के कहने पे या 2-3 अफराद के कहने पे पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बैठेंगी। हमने पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने अच्छा बुरा वक्त देख लिया, बुरे वक्तों से गुजर के आगे, पीटीआई पे बुरा वक्त जारी है। अगर ये भी इससे बखैर खूबी निकल आए तो इन्हें भी समझ आ जाएगी कि सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ता है, और जब ये सीओडी पे साइन करेंगे तो फिर मुल्क भी आगे बढ़ सकता है। हो गया। जो पॉलिटिकल पार्टी बचेगी उसे पॉलिटिकल एटीट्यूड चाहिए। ठीक हो गया। अली साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात की है, बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दिया, जब आम आदमी को रिलीफ मिलता है फिर समझ आती है कि इकोनॉमी बेहतरी की जानब जा रही है। अच्छा, अभी पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें कि 70, 71, 72 डॉलर पर बैरल पे आ चुका है, जो जंग लगने से पहले की कीमतें थी उन पे खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कीमत बढ़ाई गई, आप देखें कि कल बड़ा आसान किया गवर्नमेंट ने, ₹1.97 पेट्रोल कम किया। अच्छा, अवाम को क्यों नहीं रिलीफ दिया जा रहा? वो जो फायदा हो रहा है वो अवाम की तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, 2022 में पी का समर्थनी जो है वो 1555 रुपए थी, जो अब 1500 अब जो है 1985 रुपए है। और आपका जो इन्फ्लेशन है जो 38% पे पहुंच गया था, मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट में आ गया है। आपके आटे की कीमत में जो बहुत तकरीबन 3400 रुपए में 20 किलो का आटा पहुंच गया था, वो आप जो है 1800 और 2000 रुपए में मिल। अली साहब, जो अदादोशुमार है ना, जिस तरह, अली साहब मेरी बात सुने, जो अदादोशुमार, अच्छा मेरी अर्ज सुने, अभी जिस तरह बैरिस्टर साहब ने भी कहा ना, मैं आपकी बात बताता हूँ, ये अदादोशुमार गोरख धंधा है। 22 में तो साहब आप 2021-22 में देखें, हमारा जो तिजारती खसारा था वो 47 अरब डॉलर था, अभी तो 29 अरब डॉलर हो गया। और इसकी वजह, जो बुनियादी वजह है वो ये है कि 24% आपका
जो यूएई को जाता था एक्सपोर्ट, वो कम हुआ। जो आपके तिजारती रास्ते बंद हो गए। अफगानिस्तान के साथ आपका मसला है, वहां पे तकरीबन $2 अरब का आपको नुकसान हुआ है। आपका जो सेंट्रल एशिया जो माल यहाँ से जाता था, उसके इसके कुछ वजूहत है, उसकी हुकूमत नहीं है, इसके कुछ बुनियादी वजूहत है, और ये इंटरनेशनल सतह की वजूहत है। इसमें हमारी हुकूमत का जितनी कोशिश हम कर सकते थे, हमने कोशिश की है। अच्छा, हमारी जो बहन है वो कह रही थी कश्मीर में जो इनकी कौन से नीलम में कोई ऐसा कोई इम्कान था, मुजफ्फराबाद में था, कोई अजीरा में था, कोई वो समानी में था, मीरपुर में था, रावलकोट में कोई इनकी कोई पोजीशन थी, इनका पलंदरी में कोई पोजीशन थी, बाइकाट ही करना था। ये तो पिछले इलेक्शन में जबरदस्ती आए, पीपल पार्टी के लोगों को इन्हें तोड़ा, मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ा। वो लोग जो है वो टर्न कोट्स थे, वो ये जो जहाँ पे जो अच्छा अली साहब, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं चाहूँगा कि अभी आपने जो बात की थी कि महंगाई की शरह कम हुई है, तो मैं आपको ज़रा आपकी हुकूमत के जो अदारा शुमारियात के दादोशुमार है, ज़रा वो भी आपको गोशगुजार कर देता हूँ। अदारा शुमारियात कह रहा है कि महंगाई की शरह में 0.9% कमी हुई, लेकिन इस वक्त महंगाई की शरह जो रिकॉर्ड की जा रही है वो 13.52% है। इसके साथ साथ ये अदारा शुमारियात कह रहा है, अभी ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट उन्होंने दी है। उसके बाद शहद ज़रूरिया की कीमतों के अंदर 125.40% इजाफा ओवरऑल देखने में मिला है। देखिए, ये जो दादोशुमार का गोरख धंधा है ये अपनी जगह पे, लेकिन आम आदमी जब बाज़ार में जाता है या ग्रॉसरी करता है, फिर उसको अंदाज़ा होता है कि वो बेचारा किन मुश्किलात का शिकार है। नुसरत भाई साहबा, आप क्या समझती हैं कि ये जो अभी डिबेट चल रही है कि आम आदमी तक रिलीफ नहीं पहुंच पा रहा, इसकी ज़िम्मेदार क्या हुकूमती पॉलिसियाँ, या ये अभी जो पेट्रोल की हम अगर एग्जांपल लें तो हमने देखा है कि हुकूमत ने अपनी आवाम से जंग की आड़ में कोई हज़ारों अरब रुपया इकट्ठा किया है, लेकिन आवाम को एक पैसे का रिलीफ नहीं दिया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली आप ये देखिए कि ये हुकूमत वो हुकूमत है जो रोजाना 1 अरब रुपया कर्ज ले रही है। 1 अरब रुपया बैंक से, वो कहाँ जा रहा है पैसा? उसके अलावा कितना ज्यादा ये कर्ज ले चुका है। IMF का जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? सिवाय इनके अल्ले तल्ले के, इनके सफर के, इनके जहाजों के, इनके बाकी चीजों के, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं है। MOU साइन करते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ कहीं से एक पैसे की कोई चीज इनको नहीं मिल रही कि जो आप मुल्क में इन्वेस्ट करें, लगाएं, कोई लोगों के लिए रोजगार बढ़े, कुछ नहीं है। लोग गुर्बत के तहों में चले गए हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा। लोग मर जाएं, लोग खुदकशी कर लें, लोगों के ऊपर कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा, कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने उसके लिए जितनी फैसिलिटीज इनको चाहिए वो मिल रही हैं, उससे बढ़ के इनको मिल रही हैं। बिल्कुल इसी तरह मरियम औरंगजेब को आपने सुना होगा, अपनी पंजाब असेंबली में वो उस तरफ देख के, अपोजिशन की तरफ देख के कहती हैं कि हाँ लिया जहाज फिर। ये बहुत अफसोसनाक रवैया था। अगर हमारी आमदनी ज्यादा है तो तुम्हें क्या? नुसरत वाहिद साहब, बहुत अफसोसनाक रवैया था, और इस पे आपने देखा है कि लोगों ने इसका बहुत बुरा मनाया है, क्योंकि सियासतदानों से लोग ये तवक्को नहीं रखते कि वो इतनी एरोगेंस के साथ जवाब दें। जनाब नुसरत वाहिद साहब, जनाब महमूद मौलवी साहब, जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जनाब अली यूसुफजई साहब, आप तमाम मेहमानों को बहुत कुछ शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में बजट आ चुका है, बजट के ऊपर पोस्ट बजट बहुत सारी बहस भी हो चुकी है, सेमिनार्स भी हो चुके हैं, और बिज़नेस कम्यूनिटी उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर चुकी है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी दे चुकी है। अब इस बजट के बाद क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, और पाकिस्तान में क्या सिर्फ तनख्वाहदार तबका ही रह गया है जिसने टैक्स देना है, या हमने पेट्रोल लेवी की मद में ही पैसा इकट्ठा करके अपने अहदाफ को पूरा करना है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया FPCCI के चेयरमैन जनाब ज़की इजाज़ साहब ने। ज़की साहब, वेलकम टू आवर शो। ज़की साहब, बजट आ चुका है, बजट के ऊपर पोस्ट बजट बहुत सारी बहस भी हो चुकी है, और आपने डेफिनेटली इसका जायज़ा लिया होगा। क्या नज़र आ रहा है आपको इस बजट के अंदर? आगे कोई बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के अंदर, और पाकिस्तान के कारोबारी जो लोग हैं या कारोबारी तबका है या इंडस्ट्रियल है, उनको जो दरपेश मसाइल है, क्या उनका हल भी इस बजट के अंदर आपको नज़र आया कोई? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बजट के जो पोस्ट बजट के हवाले से जो चीज़ें हैं, अगर मैं आपके सामने एक्सपोर्ट के हवाले से बात करूं
देखिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में हमें बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंजेस हैं, आ रहे हैं सामने। अभी जून के महीने की अगर मैं आपको फिगर शेयर करूं तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 2.5 बिलियन डॉलर की हुई है और इंपोर्ट जो है हुई है तकरीबन 7 बिलियन डॉलर की हुई है। वाह 4.5 बिलियन डॉलर का हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट आ गया है। और इसी तरह अगर मैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के हवाले से बात करूं, मई 2026 वर्सेस जून 2026, इसमें तकरीबन 22% की जो है ना वो जो ग्रोथ है वो कम हुई है। और लास्ट जून की बात करूं अगर मैं, तो जून 2025 वर्सेस जून 2026 जो है वो उसमें 15% की ग्रोथ कम हुई है एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल के हवाले से। अच्छा तो हमें इस वक्त जो है वो जरूरत है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो इस जो बजट अभी आया है उसमें जो एक्सपोर्ट के हवाले से कोई भी चीज हमें नजर नहीं आई। जकी साहब, बजट पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि इसकी वजूहात भी जरा डिस्कस करें कि एक्सपोर्ट के क्यों कमी आ रही है हमारी एक्सपोर्ट। क्या हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है या हमारी सिर्फ जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस है हम उनको मीट नहीं कर पा रहे? वजह क्या है इसकी कमी की? देखिए, जो हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज ना होने की जो मेन जो फैक्टर है वो 4 फैक्टर है सर। सबसे पहले हम रीजन में कंपेटिटिव नहीं है। हम 30 से 35% कॉस्ट हमारी हायर है, जिसमें 4 एलिमेंट है। एनर्जी कॉस्ट, जिसमें हम एफपीसीसीआई बहुत अरसे से ये बात कर रही है कि जो एनर्जी कॉस्ट है हमारी बिजली की खास तौर पर इस वक्त 12.5 सेंट है, जबकि खत्ते के अंदर ये जो 7 या 8 सेंट है। और हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको 8 या 9 सेंट जो है फौरी तौर पे किया जाए। इसलिए जो गैस की प्राइसेस है वो हमारे यहाँ 14 सेंट है और खत्ते में 9 सेंट है। और इसी तरह अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इस वक्त 11.5% पे हम खड़े हुए हैं, जबकि खत्ते के अंदर 5.5% है। इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, गवर्नर स्टेट बैंक से, कि इसको अगली 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर फौरी तौर के ऊपर सिंगल डिजिट में लाकर 8.5% पे इसको खड़ा करें कम से कम। और इसी तरह जो टैक्सेशन है 65% हमारे मुल्क में टैक्सेशन है। तो मुझे आप बताएं सर कि इस सारी सिनारियों में जब 30 से 35% आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी वर्सेस आपके अदर कंपेटिटर मुल्कों से, तो आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? तो मुझे खतरा ये है कि खासतौर पर जून के फिगर देख के, जिसमें 4.5 अरब डॉलर का डेफिसिट आ गया है, तो मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे जो रिजर्व इकट्ठे हुए थे खुशकिस्मती से अब वो डाउन होने शुरू हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो इस साल का जो हदफ बनाया है एफबीआर ने 15,000 अरब का वर्सेस 13,000 अरब जो 2025-26 के इन्होंने पूरे किए, उसमें सुबह से भी इन्होंने सपोर्ट ली है तकरीबन 1200 अरब की। 800-900 जो है वो पंजाब ने दिए हैं, सिंध ने दिए हैं और केपीके ने दिए हैं। नहीं जकी साहब उसके अंदर देखें, ये जंग की वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कीमत बढ़ाई गई और उसमें 1,000 अरब डॉलर से तो वो ज्यादा कलेक्शन की गई है यहाँ से। जी वो देखे ना, लेवी की मद में की गई है ना। 1,000 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ, डॉलर गलती से निकला। अच्छा जी 1,000। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी जो 2026-27 का जो बजट है इस पे भी 1400 अरब लेवी ज्यादा रखी गई है लास्ट बजट से जी। तो मुझे खतरा है कि हमें खतरा ये लग रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, इंपोर्ट आपकी बढ़ती जा रही है। हमें इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से और SIFC से कि फौरी तौर के ऊपर स्टेक होल्डर के साथ बैठकर इसको देखें कि हमने इसको कैसे बेहतर करना है। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 3-4 साल हो गए हैं 30 अरब 31 अरब 32 अरब डॉलर पे जमूद का शिकार हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि हमें इसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमें कोई ऐसी एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देने पड़ेंगे, जैसा कि अभी राइस में DLTL की एक ऑप्शन दी है कि लोकल टैक्सेस वगैरह जो है उनको उन्होंने वेव किया गवर्नमेंट ने। एक तो है कि वो जून में खत्म हो रही है, हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको दिसंबर तक किया जाए। और अभी क्योंकि खत्ते में भी आपको पता है कि ये जो जंग का सिलसिला चल रहा था कुछ बेहतर होना शुरू हुआ है और हमें इस वक्त अगेन जरूरत है। और इसी तरह मैं ये चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, चारों सूबों के CM से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस वक्त इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की जरूरत है। खास तौर पे सोलर की इंस्टॉलेशन काफी हो चुकी है, अब हमें बैटरी स्टोरेज के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत है। तो मेरी खास तौर पे CM पंजाब से रिक्वेस्ट है कि 3% के ऊपर इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग दी जाए ताकि हम अपनी एनर्जी को किसी तरह कम कर सकें। जकी साहब, बजट के अंदर कोई ऐसे इंडिकेटर्स, कोई ऐसी पॉलिसी आपको नजर आई है
कि ये जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं उनका हल उन पॉलिसीज़ के अंदर हो? नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स में अगर मैं बात करूं तो सुपर टैक्स में इन्होंने 50 करोड़ तक जो है वो खत्म किया है, और 50 करोड़ से ऊपर जो है वो 2% कम किया है। तो 65% जहाँ आपके पास टैक्सीज है उसमें से अगर 2% कम किया है तो, और एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने बिल्कुल खत्म किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। देखिए, हम खत्ते में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम 30 से 35% हम महंगे हैं। तो जब तक हम अपने आप को कंपेटिटिव नहीं करेंगे रीजन के अंदर, तो हम एक्सपोर्ट कैसे इनहांस करेंगे? तो ये बेसिक इस वक्त हमारी नीड है कि हमें अल्टरनेट जो है, जिस तरह देखें इस वक्त हमारा जो इंपोर्ट का बिल है ऑयल का $18 बिलियन का है। तो हमें इस वक्त अगर ईवी गाड़ियों को ऊपर अगर हमें काम करना चाहिए, हमें अपने इंपोर्ट बिल को भी कम करना चाहिए है, ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए। और साथ एक्सपोर्ट, देखिए हमारा जो बांग्लादेश है आज देखिए वो कहां पर खड़ा हुआ है। वियतनाम की अब एक्सपोर्ट आप देखें कहां खड़ी हुई है। तो हमें वियतनाम $400 अरब के ऊपर खड़ा हुआ है सर इस वक्त एक्सपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिल का डेफिसिट आता है उसकी वजह यही है कि हम रॉ मटेरियल भी ज़ाहिर है इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर गाड़ियों की जिस तरह आपने बात की ईवी गाड़ियों की, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, क्या वो फिजिबल है? इस जो आप महंगी एनर्जी की बात कर रहे हैं, महंगी बिजली की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या फिजिबल रहेगा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो ईवी गाड़ियों की, बैटरीज़ की, तो हम बजाय इसके कि बाहर से इंपोर्ट करके संभल करें, हम यहाँ से बड़ी अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करें? सर, मैं समझता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि जो ईवी गाड़ी के अंदर मेन कंपोनेंट बैटरी है, और बैटरी का जितना रॉ मटेरियल है हमारी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हम कहते हैं हमारे यहाँ $ट्रिलियन का हमारे पास माइनिंग एंड मिनरल अवेलेबल है। उसमें अगर हमें लिथियम चाहिए है, दूसरी चीजें चाहिए, हमारे पास तमाम। और मैं सर आपको यहाँ बताऊं कि इंडोनेशिया में आज से 3-4 साल पहले अपने वो जो रॉ मटेरियल वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब उन्होंने 3-4 साल से एक्सपोर्ट पे बैन कर दी है कि वो एज रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहे, वो वैल्यू एडिशन में चले गए हैं। तो हमारे पास इस वक्त बेस्ट टाइम है कि सिर्फ हम अपनी मुल्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हुए हम एक्सपोर्ट पे भी जा सकते हैं गाड़ियों की ईवी की। हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेन रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है बैटरीज का। तो गाड़ियां तो पहले भी बन रही है, बॉडी तो पहले भी बन रही है। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि हमें इंसेंटिव दे इसके ऊपर कि गाड़ियां इंपोर्ट जो हम करते जा रहे हैं, पैसा फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजते जा रहे हैं, अगर वो पैसा पाकिस्तान के अंदर उसका 20% भी गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग दे ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर, ईवी के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि मुल्क की हमारी तकदीर चेंज हो सकती है। अच्छा जकी साहब, जब एफबीआर की जानब देखें तो एफबीआर यही कहता है कि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन नहीं होती, लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए ज़बरदस्ती उनको टैक्स नेट में लेके आना पड़ता है। जबकि जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं उसमें चाहे कारोबारी तबका हो चाहे तनख्वाहदार हो, वो बेचारे वो अपना रोना रोते हैं। जिस तरह अभी तनख्वाहदार तबके से तकरीबन 633 अरब रुपए सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया गया, जो बहुत बड़ा एक फिगर है। तो क्या ये 15,000 अरब का जो टारगेट फिक्स किया गया है ये कर पाएगी एफबीआर? दूसरा ये है कि जो ताजरों के ऊपर एक फिक्स टैक्स की जो एक तजवीज़ लेके आए हैं, क्या वो फिजिबल है? ताजर वो देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को टोटली जो कहते हैं रिजेक्ट करता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी और ताजिर जो है वो टैक्स नहीं देता। अगर आज से 4-5 साल पहले चले जाएं तो आपका जो कलेक्शन का जो रेवेन्यू था वो 6,000 अरब, 7,000 अरब, 8,000 अरब था। लास्ट ईयर इन्होंने 12,000 से अबव जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया है। इसका क्या मतलब है कि ईयर टू ईयर अगर मैं बात करूं तो 15 से 20% इनके रेवेन्यू में इंक्रीज हो रही है। तो और ये टैक्स किसने दिया है? अगर 6,000-7,000 अरब से आके बाद वो 13,000 अरब तक चली गई है तो वो हमने दिया है ना, वो कहीं बाहर से तो नहीं आया वो टैक्स। तो पहली बात तो ये है कि हम चोर नहीं है, हम टैक्स अदा करते हैं। अब पॉइंट ये है कि टैक्स बेस को बढ़ाया कैसे जाए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो एक छोटे दुकानदार के लिए उन्होंने फिक्स टैक्स रजीम शुरू की है 25,000, लेकिन उसके साथ 1% का भी साथ है, 25,000 प्लस 1% जो उसकी सेल का है वो भी है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी तजवीज़ है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो ताजी लोगों से कि इस सिस्टम के अंदर आए, टैक्स नेटवर्क में आए,
देखिए बात यह है कि लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं सर 6.9 मिलियन फाइलर थे टोटल, जिसमें से 3.9 ने जीरो के ऊपर फाइल की थी और बाकी उन्होंने टैक्स पे किया था। तो अब इसी तरह बैंकों के अंदर सर 10 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं और उस वक्त बैंकों में 37 ट्रिलियन का डिपॉजिट है तकरीबन। तो हम क्यों नहीं जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल ठीक है टैक्स लगा देना ज़की साहब, चाहिए। आपकी तजावीज़ अच्छी हैं। अगर हुकूमत उसके ऊपर तवज्जो दे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके, एनर्जी के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है ताकि बिजली और गैस की प्राइसेस जो है वो नीचे आएँ, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएँ, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ हो, हमारी एग्रीकल्चर बेहतर हो और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, जिससे हमारी मईशत मुस्तहकम हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।